हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस भी इसका काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। जो आपका एक आईसीटी का पोर्शन है वो रहा है और थोड़ा सा एक पंचायती राज और कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन रहा है, तो वो आने वाले टाइम में आपको करवा दिया जाएगा। 25 टेस्ट, इनके प्रैक्टिस टेस्ट के लिंक, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ सहित और करंट अफेयर्स का अब तक का आपको सेंड कर दिया आपके ईमेल पे। चेक कर लीजिए, इनबॉक्स में, ऑल मेल सेक्शन में, स्पैम फोल्डर में किसी में जरूर मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स के अपडेटेड नोट्स मिलते रहते हैं। आपकी रेगुलरिटी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं रहेगा जीएस पेपर फर्स्ट में। लेट्स बिगिन। ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज की जो कैटेगरी है उसमें मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया है। तो उसमें आपको ग्वालियर करना है, ग्वालियर को शामिल किया गया है। यूनेस्को की एक क्रिएटिव सिटीज की एक कैटेगरी होती है, उसमें ये शामिल किया है। अगर पूछा जाता है ये कब शामिल किया है, तो ये अभी रिसेंटली शामिल किया है 1 नवंबर को। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जो ग्वालियर को शामिल किया है वो संगीत में, म्यूजिक, इसमें शामिल किया है। देखिए साहित्य में किसको शामिल किया है, तो केरला का है ये कोझिकोड, इसको शामिल किया है। केरला का है कोझिकोड। इसके अलावा शिल्प और लोक कला है। शिल्प और लोक कला में अहमदाबाद है और दूसरा जयपुर है राजस्थान। तो गुजरात अहमदाबाद और जयपुर राजस्थान ये शिल्प और लोक कला में है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। रंगमंच, थिएटर वगैरह में चेन्नई को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में इस तरीके से। आधार प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्विस लॉन्च की गई है उसे क्या कहा जाता है? आधार प्लेटफॉर्म पे अब आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। डिजिटल सर्विस लॉन्च की, इसे क्या कहा जाता है? देखिए ई साइन डेस्क बोला जाता है उसको। जो आप यूआईडीएआई पे आधार के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उसको ई साइन डेस्क बोला जाता है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है ये भोपाल में है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस थर्मल पावर स्टेशन ने 2023 में सबसे अधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन से थर्मल पावर प्लांट से, कौन से थर्मल पावर स्टेशन में ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का? वो थर्मल में, ये संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन है, बीरसिंहपुर में है। ये बीरसिंहपुर में है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन। इसने ये रिकॉर्ड बनाया है और काफी लोड को मैनेज किया है इसने, तो ज्यादा पावर क्राइसिस रहा नहीं है इसकी वजह से। इसकी हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है अभी रिसेंटली। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने चैंपियन 90 योजना शुरू की है? कौन से डिपार्टमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने चैंपियन 90 स्कीम शुरू की है? देखिए चैंपियन 90 ये किसके लिए है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें जो कोचिंग और रेजिडेंस दोनों वहीं रह के वहीं पढ़ाई, इस तरीके का इन्होंने ये व्यवस्था दी है। स्पेशली साइकोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये
जनजातीय विभाग का है। इसमें रहना, खाना, पढ़ाई ये सभी इंक्लूड है और फिटजी के साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है आवासीय कोचिंग में, फिटजी कोचिंग के साथ। हाल ही में लॉन्च किया गया ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? ई रकम पोर्टल ये किसके लिए है? देखिए, किसानों की जो अपनी जो कृषि पैदा होती है, उपज, उसको बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है केंद्र सरकार ने, और ये है ई रकम। ई रकम क्या है? राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, यह ई रकम की फुल फॉर्म है। इंग्लिश में एग्रीकल्चर मंडी ऐसा है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, ई रकम, ये पोर्टल केंद्र सरकार का है। किसके लिए है? किसानों के लिए है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य उत्सव हर साल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? हर साल ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है, और इसको जो संस्कृति विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, वो इसको हर साल आयोजित करता है खजुराहो में। देखिए, आप इसको देख के निकल जाते हैं, लेकिन आप इसको लाइक भी किया कीजिए ताकि सपोर्ट बना रहेगा आपका। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्टेडियम है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रूप सिंह स्टेडियम है, ये ग्वालियर में है। इसके अलावा ऐशबाग है, ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में है। होलकर स्टेडियम है, ये इंदौर में है। तात्या टोपे स्टेडियम है, ये भी भोपाल में है। इसके अलावा एक और है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है, ये रीवा में है। इनमें से एक स्टेडियम अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? ये इंदौर में है, होलकर स्टेडियम। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोट्स और टेस्ट कंटिन्यूस में मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरी आप जरूर पूछ सकते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ पे की जा रही है? ये मध्य प्रदेश में धार जिले में डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क की स्थापना की जा रही है। संगमरमर की चट्टानों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर फेमस है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टानों के लिए? देखिए, संगमरमर की चट्टानों के लिए ये भेड़ाघाट है, ये फेमस है। और भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा रिवर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। भेड़ाघाट में एक्चुअली सफेद संगमरमर की चट्टानें मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रंगीन संगमरमर कहाँ मिलता है, तो बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा, इसमें रंगीन संगमरमर मिलता है। जबकि ग्वालियर में है ये लाल, पीला, हरा, इस तरीके का संगमरमर मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सफेद जबलपुर में। इसके अलावा रंगीन की बात करें, सिवनी और छिंदवाड़ा, और ग्वालियर में लाल, पीला, हरा, इस तरीके का मिलता है। आर्कियन एरा का जो चट्टानें हैं
आर्कियन युग की चट्टानें हैं उससे संबंधित है मध्य प्रदेश का जो ये संगमरमर है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस युग की चट्टानों से संबंधित है, तो आर्कियन युग की चट्टानों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं एमएचआरडी की निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है। एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एमएचआरडी है। इसने कौन सी आईसीटी, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक पहल है जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इन्हीं के लिए शुरू की है, वो ई गवर्नेंस से संबंधित है। ये समर्थ आईसीटी पहल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक कम से कम पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मिनिमम। तो आप इन सब का जरूर अपडेट रहिएगा। और वो मोस्टली है जो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित जो है वो ही पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। डायलेक्ट्स की बात हो रही है कि कौन सी भाषा, कौन सी ये बोली नहीं बोली जाती है मध्य प्रदेश में। मालवी है तो ये मालवा रीजन में बोली जाती है। बुंदेलखंड रीजन में बुंदेलखंडी बोली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों शामिल हैं। गोंडी है, गोंडी ये जो मध्य भाग है मध्य प्रदेश का, मिडल पार्ट जो है उसमें बोली जाती है गोंडी। और एक तरीके से ये जो साउथ मिडल द्रविड़ भाषा भी है, दक्षिण मध्य द्रविड़ भाषा भी कहा जाता है इसको। कोरवी है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। कोरवी भाषा ये कई जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है उसका पार्ट है, और ये ज्यादातर जो एनसीआर कहें या फिर जो दिल्ली के आसपास का एरिया है उसमें बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय, ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। ऑडिटर जनरल का ऑफिस मध्य प्रदेश के किस शहर में है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ये कहाँ पे है। देखिए इसको पुनर्गठित किया गया था 1 जून को, 1 जून 2020 को इसको वापस से इसको पुनर्गठित करके और ग्वालियर में इसका कार्यालय बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में बनाया गया था। इसको ऑडिट भवन भी कहते हैं। जो ये महालेखाकार कार्यालय है इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है। नर्मदा और तापी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां किस में मिल जाती हैं। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो ये अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, गल्फ ऑफ खंबात। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ जाके मिलती है, तो नर्मदा तापी ये तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। बाकी जो नदियां हैं वो दूसरी किसी नदी में मिलके और उनकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। इस तरीके से है। किसी और रिवर में मर्ज हो जाती है, मिल जाती हो। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर को मिला है। इनको जो वीकर सेक्शन है उनको किफायती इलाज देने के लिए ये डॉक्टर डावर को पद्मश्री दिया था 2023 में। अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। मध्य प्रदेश से टोटल 3 लोगों को 2023 के लिए ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जिसमें एक डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर भी थे। दूसरे रमेश परमार है, इनको मिला है आदिवासियों के लिए काम करने के लिए।
आदिवासी जो एक तरीके से ट्रेडिशन है, जो ऑर्नामेंट्स हैं उनका परिधान है, उसके लिए मिला है इनको। तो ये कला के क्षेत्र में मिला है रमेश परमार को। शांति परमार है, ये इनकी वाइफ है, इनको मिला है क्योंकि इन्होंने कला और ये जो ट्राइबल हैं, स्पेशली जो आदिवासियों के से रिलेटेड चीजें हैं, इनका निर्माण भी किया है, इन्होंने बनाया है उनको, और काफी मान्यता दिलाई है चीजों को जो ट्राइबल्स के से रिलेटेड है। तो ये कपल है, इन दोनों को मिला है, ये पति पत्नी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन है, आपको पहले भी करवाया जा चुका है, लेकिन रिवीजन पर्पज के हिसाब से ये वापस करवाया है, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम कब होगा उस चक्कर में भूल गए होंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेंगे वो बीच बीच में आपको रिवीजन भी करवाते रहेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को राज्य के 5 हस्तशिल्प उत्पादों के साथ जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पाद है जो उसको राज्य के और 5 अदर जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ ये जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये भी सुंदरेजा आम है, इसको मिला था। 5 और जो उत्पाद हैं उनके साथ टोटल 6 उत्पादों को मिला था, जिनमें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग थी, ग्वालियर का कालीन था, उज्जैन का वाटिक प्रिंट था, जबलपुर बेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट था, इसके अलावा बालाघाट के वारासिवनी की साड़ी थी, और ये रीवा का सुंदरजा आम था। ये सब आपको नोट्स में भेज दिए जाते हैं करंट अफेयर्स में, जो भी कोई आपके इंपॉर्टेंट होता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र कॉम्प्रहेंसिव रीजनल सेंटर सीआरसी की सेवाओं का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उसने जो दिव्यांग हैं उनके कौशल विकास, पुनर्वास और उनके एम्पावरमेंट के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, ये इसका उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पे किया है उद्घाटन, कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है छतरपुर में। इस तरीके के अभी तक 2 ही हैं कंट्री में, एक अहमदाबाद में है, एक नागपुर में है, और जो रीजनल लेवल का मुंबई में भी है, लेकिन मेनली अभी 2 है, ये तीसरा छतरपुर में। मध्य प्रदेश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य प्रभावी प्रबंधन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है? मध्य प्रदेश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो इफेक्टिव मैनेजमेंट के मामले में देश में 2nd नंबर पे आया है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, इसमें जो पहले नंबर पे रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट में, कौन सा बाघ अभ्यारण्य पहले नंबर पे रहा है? तो ये केरला का है। पेरियार टाइगर रिजर्व वो पहले नंबर पे रहा है, उसका जो स्कोर था वो 94.38% था इफेक्टिव मैनेजमेंट में। जबकि मध्य प्रदेश का जो दूसरे नंबर पे रहा है वो 93.18% था, ये रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जबकि तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है? तीसरे नंबर पे कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो रहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व तीसरे नंबर पे रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और जो टाइगर रिजर्व इस लिस्ट में है उसमें कान्हा टाइगर रिजर्व है, बालाघाट में है जो कान्हा टाइगर रिजर्व,
ये बालाघाट में है। इसके अलावा जो पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच, ये सिवनी में है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को समिति द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित किया गया? ये उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। ये समिति है जो यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग का काम करती है। तो अभी इसने रिसेंटली मध्य प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड से सम्मानित किया है? और ऐसा ये एकमात्र विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का जिसको A++ ग्रेड मिला है। ये मिला है अभी रिसेंटली जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, उसको मिला है। जो भोपाल में महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय है, इसको A ग्रेड मिला है। जो शिवपुरी का पीजी कॉलेज है, इसने, ये पहले B ग्रेड था, अब इसको B+ ग्रेड में आ गया है ये। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नाइनटीन 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था उस टाइम पे कौन सा एरिया था जो महाराष्ट्र में मिला दिया गया? उससे पहले वो मध्य प्रदेश में आता था। विदर्भ है, विदर्भ पहले मध्य प्रदेश का एक पार्ट था, उसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया 1956 में। रिलायंस ग्रुप को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? जो रिलायंस समूह है, इसको मध्य प्रदेश में किस जगह पे कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं? तो कोल बेड मीथेन, ये इसके भंडार कहाँ मिले हैं? इसकी कीमत लगभग 10 लाख जो यूनिट है उसमें एक यूनिट की लगभग $12.75 एक यूनिट की कीमत होती है इसकी। तो काफी कॉस्टली होता है ये। इसके जो भंडार मिले हैं ये सुहागपुर में मिले हैं। सुहागपुर कहाँ है? ये शहडोल जिले में है। NMEICT इज एन एक्रोनिम फॉर, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? एक क्वेश्चन आपके ICT से इस तरीके के पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। NMEICT है नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू ICT। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नई दिल्ली में आयोजित 8वें स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप और सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन श्रेणी में पुरस्कार मिला है? बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें जो अभी दिल्ली में हुआ रिसेंटली, ये 8वां हुआ था स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2023 का। इसमें किसको पुरस्कार, किस शहर को पुरस्कार मिला है इस कैटेगरी में बेस्ट? ये है इंदौर। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप और सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए या स्टार्टअप और वाटर मैनेजमेंट नहीं दिया जाए और यहाँ पे आपको गवर्नेंस और उसके साथ साथ सिटी लीडर, गवर्नेंस और सिटी लीडर, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी CEO की बात हो रही है, तो गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों आ जाते हैं इसमें। तो गवर्नेंस एंड इकोनॉमी में जो इसमें बेस्ट प्राइज मिला है वो जबलपुर को मिला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है स्मार्ट पार्किंग या फिर
हाँ, स्मार्ट पार्किंग की कैटेगरी में, तो स्मार्ट पार्किंग की कैटेगरी में भोपाल को मिला है। गवर्नेंस इकोनॉमी में जबलपुर को मिला है। उज्जैन का महाकाल है, उसके लिए उज्जैन को मिला है। महाकाल महालोक के लिए ये स्पेशल पुरस्कार दिया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? जब भी आप कोई टेस्ट पढ़ें या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपके सामने मैप जरूर होना चाहिए। ये हम डे 1 से इसका चर्चा कर रहे हैं कि बिना मैप के पढ़ना इतना यूजफुल नहीं होगा। मैप में देखिएगा आप उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, कितने हैं, कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, सबसे कम कौन सा शेयर करता है। हालांकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है सारे वीडियो, आप जाके देखिएगा। चैनल के नेम पे क्लिक करते हैं, वहां पे आपको MPPSC की लिस्ट मिलेगी प्लेलिस्ट में, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो श्योपुर ये उत्तर प्रदेश को बॉर्डर स्पर्श नहीं करता है, बाकी भिंड, सतना, शिवपुरी ये करते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? जो मालवा रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। अब मालवा रीजन हम पढ़ चुके हैं, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पे जरूर देखिएगा कि मालवा रीजन मैप में कहाँ पे है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। जैसे आपका धार है, इसके अलावा रतलाम है, रतलाम, और देखोगे तो आप देवास है, उज्जैन है, इंदौर है, मंदसौर, शाजापुर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, ये सभी मालवा रीजन में आते हैं। इनको आप जरूर मैप में देखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। ई कॉमर्स का सबसे लोकप्रिय प्रकार कौन सा है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन से टाइप का ई कॉमर्स है? देखिए, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो बिजनेस टू कॉमर्स है। ई कॉमर्स का जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये एक्चुअली B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये ई कॉमर्स का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शामिल हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर है ये कब होता है? जब कोई व्यवसाय है अपना कोई सामान या जो सेवाएं हैं उसको सीधा उपभोक्ता को बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोर फ्रंट या दुकान बनाता है, तो वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कोई ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बना लिया या कोई दुकान बना ली तो उसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। संपूर्ण एल्गोरिथम से क्या तात्पर्य है? कंप्लीट एल्गोरिथम, इससे क्या मतलब है कंप्लीट एल्गोरिथम से? देखिए, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है। संपूर्ण एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम में भी ये सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका एल्गोरिथम कंप्लीट है। और जब कंप्लीट एल्गोरिथम है तो उसको टाइम कम लगेगा सॉल्यूशन ढूंढने में। तो ये बिल्कुल सही है। कंप्लीट एल्गोरिथम का और मतलब क्या होता है, इसका क्या है? यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम को समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। आपने टाइम सेट कर दिया तो उससे पहले ये इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, या वो एल्गोरिथम खत्म हो, पूरा हो, उससे पहले अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है उस एल्गोरिथम में तो ये उसको ढूंढ लेगा। इसी को कंप्लीट एल्गोरिथम, संपूर्ण एल्गोरिथम कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है जहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस में है। इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे और भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस आपको जो करवाया जाता है या जो आपको करंट अफेयर्स के या टेस्ट या डिटेल सॉल्यूशन PDF में जो भेजे जाते हैं आप उनको पढ़िए। आपके पास टाइम है तो रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो फिर वो पढ़ाई काम नहीं आएगी। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए।
जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? जलदीप योजना है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, जो मछुआरे हैं, मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई है जलदीप योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए जलदीप योजना किससे संबंधित है, तो मछुआरों से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश के मछुआरों से। इससे पहले एक मोबाइल आंगनबाड़ी योजना थी, वो शुरू की गई थी मछुआरों के लिए, लेकिन अब ये जलदीप योजना शुरू की गई है मछुआरों के लिए। किस जलाशय से प्रारंभ की है प्रारंभिक तौर पे? तो ये इंदिरा सागर से प्रारंभ की है। और इससे बेनिफिट काफी मिल रहा है जो मछुआरे हैं उनको। विदिशा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा शहर है, ये कौन सी नदी के तट पर है? मोस्टली एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो विदिशा वेत्रवती नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? वेत्रवती नदी के तट पे, जिसको आजकल क्या बोला जाता है? बेतवा। ये ऑप्शन में बेतवा मिले नहीं मिले, आपको वेत्रवती भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? गोंडवाना रीजन कौन सा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन गोंडवाना रीजन है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? थोड़ा गला ज्यादा खराब है। टंगस्टन प्राप्त होता है, तो टंगस्टन है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो टंगस्टन का ओर है, जिसको अयस्क बोलते हैं हिंदी में, मेन अयस्क टंगस्टन का कौन सा है? मेन जो मुख्य अयस्क है टंगस्टन का वो होता है वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टंगस्टन ये अगर गांव में है। अगर गांव में, और ये होशंगाबाद जिले में आता है। तो अगर होशंगाबाद नहीं है ऑप्शन में तो अगर गांव भी आप टिक कर सकते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? ये जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये कोलकाता का जो पोर्ट है उसको राखीन राज्य में है सिटवे पोर्ट, और ये सिटवे राखीन है म्यांमार में, उससे जोड़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, राखीन सिटवे म्यांमार, और इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, वो इनमें से कौन से हैं? जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम ये उससे थोड़े पहले चर्चा में होगा। ये गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है जो अटल जी हैं, 25 दिसंबर 25 दिसंबर ये अटल जी का जन्मदिन आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती है, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, उनका ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। और अटल जी मध्य प्रदेश के थे। दसवें प्रधानमंत्री थे अटल जी। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी मेला लगता है? तो ये जो नागाजी का मेला है मध्य प्रदेश में मुरैना में लगता है। एक्चुअली नागाजी ये संत थे, और ये किसके टाइम पे थे अगर पूछा जाता है तो ये
मुगल अकबर के टाइम पे थे और ये 1 महीने के लिए मुरैना में ये मेला लगता है। और स्पेशली जो जगह है वो है पोरसा। पोरसा गांव है ये, वहां पे लगता है। काफी फेमस मेल फेयर है ये। विदेश में सेंचुरी बनाने वाला मध्य प्रदेश के पहले क्रिकेटर कौन थे? फॉरेन में पहली बार विदेश में सेंचुरी बनाने वाले मध्य प्रदेश के पहले क्रिकेटर कौन थे? तो देखिए, विदेश में सेंचुरी बनाने वाले पहले थे ये सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली मध्य प्रदेश के ही थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो पर्सनैलिटी इन द न्यूज है सिलेबस में है और वो स्पेशली मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी से है, तो ये मध्य प्रदेश के ही थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सैयद मुश्ताक अली ये इंदौर के थे। इन्होंने पहली बार विदेश में सेंचुरी बनाई थी। इनके नाम पे एक कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है, शायद मुश्ताक अली टूर्नामेंट या कुछ। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये हिंदी पत्रकारिता या जो रचनात्मक साहित्य कहें उसके क्षेत्र में जो स्पेशल उल्लेखनीय काम करते हैं उनको दिया जाता है। और ये पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये प्राइज, लेकिन राष्ट्रपति देते हैं। ये एक वार्षिक पत्रकारिता पुरस्कार है और इसको पहली बार 1988 में दिया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान दोनों मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये आईआईएम मध्य प्रदेश में दोनों कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश में आईआईटी बना था 2009 में पहला, और आईआईएम 1996 में। दोनों इंदौर में है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना छिंदवाड़ा में कब की गई थी? तो एक तो ये जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। अब ये इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी 20 अप्रैल 1954 को और इसका जो मुख्यालय है ये 1965 में भोपाल ट्रांसफर कर दिया था। जो श्यामला हिल्स है वहां पे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात, ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? अलीराजपुर। अलीराजपुर में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात है। ये है 978। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना की बात करें तो मध्य प्रदेश की कितनी है? पहले हम मध्य प्रदेश की साक्षरता दर देखते हैं। लिटरेसी रेट कितनी? ओवरऑल लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 69.32% है, जबकि 2001 में कितनी थी? 63.7%। 2001 में 63.7% थी और 2011 में 69.32% है। अब ग्रामीण साक्षरता की बात कर लेते हैं। ये तो ओवरऑल थी। जो रूरल लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश में वो 63.94 और अर्बन की बात करें तो अर्बन 82.85%। अब महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। जो फीमेल लिटरेसी रेट थी 2011 की बात कर रहे हैं तो वो 60%, अराउंड 60%, और मेल लिटरेसी रेट 80.5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा
60%, 59% to 60%। ये एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में सेंसस का। वैसे भी आजकल देश में जनगणना, कोई जाति के आधार पर जनगणना, ये सब काफी चर्चा में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मध्य प्रदेश ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी को आर्थिक सहायता दे रहे हैं? ये पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, तेजस्विनी नाम है इसका, महिलाओं के लिए ये चलाया जा रहा है, तो इसको आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? इसको जो आर्थिक सहायता है ये IFAD से मिल रही है। IFAD क्या है? इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड है, ये इसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। ये लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर किस टाइम के? जब फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही है, देश की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम किस जिले से कौन सा न्यूज़पेपर निकाला जाता था या किस एरिया से कौन सा न्यूज़पेपर निकाला जाता था? इस तरीके का एक क्वेश्चन है, कौन से जिले से कौन सा न्यूज़पेपर संबंधित है। देखिए जो सतना है, सतना से निकलता था स्वदेश। नहीं, सतना से देश बंधु निकलता था, भोपाल से स्वदेश निकलता था। तो सतना से तो देश बंधु निकलता था, भोपाल से है ये स्वदेश निकलता था, उज्जैन से जलती मसाल और कटनी से महाकौशल। ये चारों एज इट इज सही है। डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति ये किसके द्वारा तैयार कराई गई है? डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति है ये अभी रिसेंटली जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये लॉन्च की थी, इसका लोकार्पण किया था डॉक्यूमेंट्री ये प्रदीप्ति का। और इसको तैयार किसने किया है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के ने तैयार किया था इस डॉक्यूमेंट्री को। डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि सपोर्ट रहेगा। क्रिस्प को मान्यता किसके द्वारा दी गई है? क्रिस्प को ये एक काफी अग्रणी संस्था है मध्य प्रदेश में, तो जो अभी इसको मान्यता दी गई है क्रिस्प को, ये AICTE ने दी है। AICTE ने इसको अभी रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है क्रिस्प को। आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।